हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई पैरानॉर्मल घटना मुझ तक पहुँचानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टा आईडी के थ्रू मुझ तक पहुँचा सकते हो। आपकी स्टोरीज सुनाने में मुझे बहुत खुशी होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज के अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। नेहा सुन, एक कंपटीशन रखना है। 15 दिन तक कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें लोग 15 कहानियाँ लिखेंगे और 15 कहानियों में से हम देखेंगे कि किसने अच्छी कहानियाँ लिखी है, और जिसने लिखी होगी वो विजेता होगा। हर रोज़ हमें भी एक नई कहानी पढ़ने को मिल जाएगी और लोगों को भी कुछ नया लिखने को मिलेगा। प्राची बोलती है, आइडिया अच्छा है। नेहा प्राची से कहती है, हम स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन हम लोग क्या देंगे, मतलब कैसे टॉपिक देंगे। नेहा अपनी चिंता जताते हुए बोलती है, हम लोग हॉरर कंपटीशन रख रहे हैं, उसमें हर दिन हम एक हॉरर टॉपिक देंगे, जिसमें अगले दिन उन्हें एक कहानी उसके ऊपर पोस्ट करनी होगी। जो कहानी बेस्ट होगी हम उसको इनाम और एक सर्टिफिकेट दे देंगे। प्राची नेहा को कहती है, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो एक काम कर, दीपांशु को बुला ले, वो फ़ोटो खींच के ले आएगा। प्राची नेहा को बोलते हैं, कौन सी फ़ोटो और कैसी फ़ोटो? हम कहानी कंपटीशन कर रहे हैं तो उसमें फ़ोटो की क्या ज़रूरत। नेहा फिर से बोलती है, अरे यार, जो भी टॉपिक हम लोगों को देंगे उस टॉपिक के अकॉर्डिंग एक बढ़िया फ़ोटो भी तो होनी चाहिए ना। तो दीपांशु फ़ोटो क्लिक करके लाएगा, हम वही फ़ोटो कवर फ़ोटो के लिए पोस्ट कर देंगे। प्राची नेहा को बताती है, लेकिन यार, तो हम गूगल सर्च करके कैप्चर कर सकते हैं ना, फ़ोटो क्लिक करवाने की क्या ज़रूरत है। नेहा फिर बोलती है, गूगल पर जो फ़ोटो हम सर्च करेंगे वो फ़ोटो शायद और भी कोई सर्च कर ले, या हो सकता है पहले भी किसी ने वो यूज़ कर रखा हो। तो एक काम करेंगे ना, हम खुद की फ़ोटो लेकर आएंगे और फिर वही अपने वॉलपेपर पर लगा देंगे। प्राची फिर से उसे कहती है, चल तेरा ये कहना भी मान लेते हैं, अभी दीपांशु को फ़ोन कर लेते हैं। नेहा फिर बोलती है, और हाँ, एक काम कर, वर्षा को भी फ़ोन कर दे, उसको भी बुला ले, उसको बता देंगे कि हम लोग एक नया कॉम्पिटिशन रख रहे हैं और वो कुछ नए टॉपिक बता दे। हाँ, और उससे हमें कुछ नए आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। आखिर है तो हम लोगों की फ्रेंड ही। चल तू उसे कॉल कर, मैं दीपांशु को बुला कर लाती हूँ। नेहा दीपांशु को कॉल करती है और प्राची वर्षा को, उन दोनों को ऑफिस में बुला लेते हैं। तुमने मुझे बुलाया और हम आ गए। दीपांशु आते के साथ ही बोलता है, दीपांशु, तुझे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं। हम एक कंपटीशन रख रहे हैं जिसमें हमको कुछ कवर फ़ोटोज़ चाहिए। हर दिन अलग अलग कवर फ़ोटो चाहिए, तो हम तुझको बता देंगे किस तरह के फ़ोटो लाने हैं। प्राची दीपांशु के आते ही उसका काम बताती है। बस इतने से काम के लिए तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया? मैं अच्छा खासा अपनी पार्टी कर रहा था यार। चल अपनी नौटंकी बंद कर अब, वर्षा बोलती है। अच्छा बताओ तो सही, तुम लोगों ने हमें क्यों बुलाया है? वर्षा फिर नेहा और प्राची की तरफ देखते हुए बोलती है, वर्षा, हम लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन का टाइम है, वैसे भी लोग घर में खाली बैठे हैं, तो क्यों ना एक कॉम्पिटिशन रखा जाए। 15 दिन तक हम लोगों को नए नए टॉपिक्स देंगे और उन पर कहानी लिखने को कहेंगे, और कंपटीशन भी हॉरर स्टोरी लिखने का। प्राची वर्षा को बताती है, आइडिया बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन कुछ इनाम भी तो रखो ताकि लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी आए। वर्षा नेहा और प्राची की तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ भाई, हमने प्राइज़ भी रखा है। ऐसा हो सकता है हम कंपटीशन रखें और उसमें कुछ इनाम ना हो। तो कब से कंपटीशन स्टार्ट कर रहे हो तुम लोग? 1 मई यानी कल से। नेहा वर्षा और दीपांशु की तरफ देखते हुए बोलती है, और कल का टॉपिक है श्रापित गुड़िया। प्राची सभी लोगों को बताती है, तो मतलब मुझे गुड़िया की फ़ोटो क्लिक करनी है। दीपांशु अपने दिमाग पर जोर डालता हुआ बोलता है, हाँ, और वो भी ऐसी गुड़िया की जो डरावनी लगे, क्योंकि हम लोगों को अपना कवर पेज भी थोड़ा हॉरर देना चाहते हैं। प्राची दीपांशु को बताती है, ठीक है, इसी बहाने मुझे फ़ोन का कैमरा ही पता चल जाएगा कैसा है। ब्रोकर तो बोल रहा था उसका कैमरा बहुत बढ़िया है, दिखने में तो मस्ती लग रहा है। और मुझको क्यों बुलाया है भाई, मैं तुम लोगों को क्या मत करूँ? वर्षा प्राची और नेहा को देखते हुए बोलती है, कल का टॉपिक तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, बट अगले 15 दिन तक कौन कौन से टॉपिक्स देने हैं वो तुम्हें बताओगी। ओके, तो ठीक है, कल का टॉपिक तो हो चुका है, अब हम बाकी के टॉपिक कल डिसाइड कर लेंगे, और दीपांशु को भी सारे टॉपिक्स बता देंगे ताकि वो सब टॉपिक्स की कवर फ़ोटो तैयार कर ले। प्राची सबको बोलती है। उसके बाद सभी लोग चले आते हैं। अगले दिन सुबह ही दीपांशु एक गुड़िया की फ़ोटो क्लिक करके ले आता है। फ़ोटो तो बहुत अच्छी ली तुमने, किसकी गुड़िया चुरा ली? नेहा दीपांशु की तरफ देखते हुए बोलती है, वो घर में एक गुड़िया पड़ी हुई थी, मेरे भाई की लड़की की, मैंने बस उसका चेहरा थोड़ा डरावना बनाकर उसी की फ़ोटो ले ली। अगले दिन का टॉपिक शापित गुड़िया,
वो लोग डाल देते हैं। उसके बाद सभी लोग बाकी के 4 टॉपिक भी डिसाइड कर लेते हैं और दीपांशु को बाकी के टॉपिक्स की कवर फोटो के लिए बोल देते हैं। अगले दिन सभी लोग ऑफिस में थे। प्राची, दीपांशु, नेहा और वर्षा चारों ऑफिस में बैठे थे। आखिर उनको स्टोरी पढ़कर रिजल्ट भी तो देना था। लोगों ने इतने कम टाइम में कितनी बढ़िया स्टोरीज लिखी हैं, मज़ा आ गया पढ़ के। वर्षा बोलती है, हाँ यार सच में, और सोचने के तरीके भी सबके इतने अलग हैं कि लोग कितने तरीके से सोच सकते हैं, ये हमें अब पता चल रहा है। देखते ही देखते 15 दिनों की 15 स्टोरियाँ पूरी हो जाती हैं और सभी ने बहुत ही बेहतरीन स्टोरीज लिखी थी। उन्हीं 7 का रिजल्ट देखने के लिए ये सभी लोग एक बार फिर से स्टोरीज फिर से पढ़ रहे थे। दीपांशु अपने फ़ोन में 15 स्टोरीज की कवर फ़ोटो देख रहा था। दीपांशु अपने फ़ोन में सारी फ़ोटो देख ही रहा था कि वो एकदम से अपना फ़ोन नीचे फेंक देता है। क्या हुआ? नेहा एकदम से पलट कर पूछती है। गलती से गिर गया, दीपांशु झूठ बोल देता है। दीपांशु मन ही मन सोचने लगता है, क्या ये गुड़िया सच में हंस रही थी या फिर ये सिर्फ उसका वहम था। अरे गुड़िया यहाँ से कहाँ गई? प्राची गुड़िया की तरफ देखते हुए बोलती है। बाकी के लोग भी उस गुड़िया की तरफ देखते हैं। दीपांशु, तू उस गुड़िया को यहाँ लेकर आया? नेहा दीपांशु से पूछती है। पागल हो गया क्या? मैं गुड़िया लेकर क्यों आने लगा? दीपांशु सबकी तरफ देखता हुआ बोलता है, ये गुड़िया तेरी भतीजी की है ना, तो तू ही लेकर आएगा, हम कैसे ला सकते हैं? वर्षा दीपांशु को देखते हुए बोलती है, हाँ हो सकता है कि मेरी भतीजी ने ये गुड़िया मेरे बैग में डाल दी हो, लेकिन मैं नहीं लाया इसे। अरे लाया तो तू ही है ना। दीपांशु फिर सोचने लगता है, क्या सच में गुड़िया यहाँ मेरे साथ ही आई है या फिर कैसे? लेकिन उसके अपने दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगते हैं। फिर वो सोचता है कि ये शायद उसका वहम है और इन विचारों को वो दिमाग से निकाल देता है। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो और कहानी पढ़कर रिजल्ट बताओ। वर्षा दोनों को बहस करता देख बोलती है। अब सब लोग कहानी पढ़ चुके थे और शैतानी गुड़िया का रिजल्ट भी आ गया था। जैसे ही वो पहली स्टोरी शापित गुड़िया पढ़कर उसका रिजल्ट निकालते हैं, तभी सामने वही गुड़िया आ जाती है और नाचने लगती है। सब अचानक ही डर जाते हैं। ये क्या हो रहा दीपांशु? ये गुड़िया तुमने अपने बैग में नहीं रखी? प्राची बोलती है, मैंने तो उसको बैग में डाल दिया था, पर दीपांशु बोलता हुआ रुक जाता है और गुड़िया को उठाकर फिर से अपने बैग में रख देता है। अब वो लोग हॉन्टेड बंगला स्टोरी के रिजल्ट देखते हैं। उसके विनर को वो लोग अलग कर रहे होते हैं कि तभी सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हॉन्टेड बंगला वाला वॉलपेपर आ जाता है। वो लोग उस पेज को मिनिमाइज़ करके उस विंडो को हटा देते हैं। उसके बाद वो लोग खूनी बावड़ी वाली कहानी को पढ़कर उसका विनर सिलेक्ट करते हैं और जैसे ही उसको हटा रहे होते हैं, तभी स्क्रीन पर फिर से बावड़ी का चित्र आ जाता है और उस बावड़ी में से खून खोलता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है जैसे वो बावड़ी सच में उनकी आंखों के सामने ही है और खून कंप्यूटर से बाहर आ रहा है। चारों के चारों डर जाते हैं और कंप्यूटर को छोड़कर थोड़ा पीछे हट जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बावड़ी कंप्यूटर स्क्रीन से अपने आप ही गायब हो जाती है। ये क्या? बावड़ी में सच में खून खोल रहा था। नेहा बाकी लोगों को देखकर बोलती है, शायद ये हम सबका वहम है। सबको लगता है कि शायद हम लोगों ने इतनी सारी कहानियाँ पढ़ ली हैं, इसलिए उन्हें ये सब वहम हो रहा है और वो लोग आगे की स्टोरीज को पढ़ने लगते हैं। अगली कहानी थी कब्रिस्तान का रहस्य। इस कहानी के विनर को वो लोग सिलेक्ट करते हैं और उससे पहले उस कहानी को वो हटाते हैं। कब्रिस्तान का रहस्य में जो कहानी विनर थी, उस कहानी की चुड़ैल कंप्यूटर स्क्रीन से हाथ बाहर निकाल देती है और दीपांशु का गला पकड़ लेती है। अब तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और दीपांशु गला छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है। उसके बाद अपने आप ही दीपांशु का गला छूट जाता है और वो वहीं गिर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको ऐसा लगता है कि ये सब हकीकत नहीं था, बल्कि एक सपना था। वो लोग थक गए थे, तो ऐसा हो रहा था शायद। वो लोग फिर सबको मन का वहम समझ के टाल देते हैं। फिर वो अपनी अगली कहानी के विनर की तरफ बढ़ते हैं। अगली कहानी हॉन्टेड हॉस्टल थी। उसे पढ़ते पढ़ते उनको लगता है जैसे उनके साथ भी वही सब हो रहा है जो उन कहानियों में है, जो उन कहानियों में है, लेकिन वो इन सब बातों को अपना मन का वहम मानकर टाल देते हैं। ये सब क्या हो रहा है हम लोगों को? वर्षा सबकी तरफ देखते हुए बोलती है, कुछ नहीं यार, हम कहानी पढ़ रहे हैं ना, शायद गलतफहमी हो रही है और आंखों को धोखा हो रहा है। सभी कहानियों के रिजल्ट निकल चुके थे और लास्ट विनर चुन लिया गया था। तभी सबको ऐसा लगता है कि उनके पीछे से अभी अभी कोई काली परछाई निकल कर गई है। क्या तुम लोगों ने वो देखा? हाँ, ऐसा लगा कोई काली परछाई हमारे पीछे से निकली। नेहा सबकी तरफ देखते हुए बोलती है, लेकिन वो लोग इस बात पर अब भी गौर नहीं करते। फिर से उन्हें पीछे से एक आवाज़ आती है, मानो कोई कुत्ता हो।
ये आवाज़ बस मुझे सुनाई आ रही है या तुम लोगों को भी? नेहा सबकी तरफ देखते हुए बोलती है। बट ये कुत्ते के भौंकने की आवाज़ नहीं है, आई थिंक भेड़िए के चिल्लाने की है, दीपांशु बोलता है। वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही गेट ज़ोरों से बजने लगता है और अब तो सबके पसीने छूट जाते हैं। दीपांशु गेट खोलना, देखो बाहर कौन है, प्राची बोलती है। दीपांशु डरते डरते गेट की तरफ जाता है और उसे खोलता है। बाहर तो कोई नहीं है। दीपांशु गेट को बंद करता हुआ सबको बताता है। गेट कौन बजा रहा था? शायद हवा की वजह से ऐसा हो गया हो। प्राची एक बार फिर उनको हौसला देते हुए बोलती है। लो फिर। वो फिर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी फिर से उनको लगता है कि उनके पीछे कोई है, और जैसे ही वो लोग पलट कर देखते हैं पीछे कुछ नहीं होता। उनको अपने कानों में हवा की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और हवा के साथ एक डरावनी सी आवाज़ भी, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तभी उनके कमरे की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और फिर अचानक ही उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लडी मैरी वाला वॉलपेपर अपने आप ही आ जाता है और ऐसा लगता है कि ब्लडी मैरी का चेहरा है, कोई वॉलपेपर नहीं। तभी वो चारों डरकर फिर एक बार अपने कंप्यूटर को छोड़ पीछे हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे होते ही सामने एक तेज़ी सी परछाई निकल कर जाती है और वो लोग बहुत डर जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक से सामने सच में ब्लडी मैरी आ जाती है, जिसका चेहरा बिल्कुल खून से लथपथ था, नाखून बड़े बड़े और दांत एकदम गंदे से। तुमने मुझको इतनी बार याद किया ना, मुझे आना ही पड़ा, वो खूनी लथपथ चेहरा बोलता है। वो कुछ कह पाते इससे पहले ही सामने वही गुड़िया आ जाती है जो उनके वॉलपेपर में थी, और वो गुड़िया उन्हें देखकर हंसने लगती है और उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंजने लगता है। तुमने मुझको शापित गुड़िया बना ही दिया। गुड़िया एक डरावनी आवाज़ में बोलती है। हमें माफ़ कर दो, प्राची डरते डरते कहती है। एकदम से एक तेज घटना के साथ कुछ काली परछाइयाँ उनके आसपास घूमने लगती है। ये सब क्या है? नेहा डरते डरते कहती है। मुझको भी कुछ समझ नहीं आ रहा, दीपांशु टूटे फूटे शब्दों में बोलता है। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। अभी काली परछाइयाँ उनके सामने घूम ही रही थी कि एक बार फिर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगती है। लेकिन ये क्या, वो कोई कुत्ते नहीं थे, बल्कि इतनी डरावनी आवाज़ कुत्तों की थी ही नहीं। वो था एक वेयरवुल्फ, जिसकी कवर फोटो दीपांशु ने अपने कैमरे में खींची थी। एकदम डरावना भयंकर, जिसकी हाइट तकरीबन उनके ऑफिस की छत को छू रही थी। वो अपने पैरों पर खड़ा था और चारों को घूरे जा रहा था। वो सारी परछाइयाँ एक साथ उनके ऊपर झपटने ही वाले थे कि वो लोग गेट खोलकर वहाँ से बाहर निकल के भागने लगते हैं, लेकिन वो लोग कुछ दूर भी नहीं निकले थे कि काली परछाई फिर उनके सामने आ जाती है। ये काली परछाई यहाँ कहाँ से आई और कौन है, मुझे भी नहीं पता। तभी वो परछाई दीपांशु के बिल्कुल पास आ जाती है। तुम ही तो मुझको लाए हो यहाँ पे, तुमने मेरी फ़ोटो ली थी अपने कैमरे में, परछाई दीपांशु के कान में बोलती है। दीपांशु सभी के साथ डर के भागने लगता है, लेकिन पीछे तो एक बंगला था, हॉन्टेड बंगला। ये यहाँ कहाँ से आया? दीपांशु सबकी तरफ देखते हुए बोलता है। सभी एक दूसरे का मुंह देखते हैं और फिर एक दूसरी दिशा में भागने लगते हैं। लेकिन ये क्या, आसपास तो कोई घर था ही नहीं। वो लोग तो जंगल में आ गए थे। यहाँ कोई शहर नहीं है, ये तो एक जंगल है। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? नेहा बोलती है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग तो अपने ऑफिस में थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? हम किसी ऑफिस में नहीं थे, एक बंगले में थे, दीपांशु बोलता है। जब वो लोग पीछे देखते हैं तो उनके पीछे ऑफिस नहीं बल्कि वो बंगला नजर आता है। अब ये सब कैसे हो गया? नेहा डरते हुए बोलती है। मुझको भी नहीं पता, लेकिन सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हमने कवर फोटोज़ डाले थे। प्राची एकदम से बोलती है। ये जंगल तो ठीक वैसा ही है ना जैसे हमने कवर फोटो में दिया था। कुछ मत देखो, कुछ मत सोचो, आई बस आगे भागो, वरना वो पीछे आ जाएंगे, नेहा डरते डरते बोलती है। वो लोग भाग ही रहे होते हैं कि तभी फिर से सामने एक काली परछाई आती है और उनको इतना तेज़ धक्का देती है कि वो चारों वहीं पर ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो लोग फिर से उठकर भागते हैं और भागते हुए गेट के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ तो सारी कब्र ही कब्र दिख रही थी। वो लोग फिर डर जाते हैं और वापस निकलने लगते हैं। तभी उनके सामने आता है वैम्पायर। कहाँ बचकर जा रहे हो? वो वैम्पायर उनसे बोलता है। प्राची बड़ी तेज़ी से पास ही में पड़ी एक लकड़ी को उठाती है
और उस वैम्पायर के सीने में घुसा देती है। जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, प्राची सबको देखते हुए बोलती है। जब हम घुसे थे तो ये पूरा जंगल था, फिर अभी हाईवे कहाँ से आ गया? दीपांशु चौंकते हुए बोलता है। इससे पहले कुछ और हो, याद करो ये सब कैसे स्टार्ट हुआ था। हमारी कहानी पढ़ने से हमारी कहानी के सारे कैरेक्टर्स जिंदा हो रहे हैं। तो क्या ये सब हमारी कहानियों के हिसाब से हो रहा है? लेकिन हमारी कहानी का लास्ट तो वो हॉन्टेड कैमरा है। तो क्या? वर्षा से आगे कुछ बोलती उससे पहले ही दीपांशु बोलने लगता है। मतलब ये सब कैमरे की वजह से हो रहा है। जो भी फोटोज़ कैमरा से लिए गए वो सारे जिंदा हो गए। फ़ोन देने वाले ने मुझको बोला था कि इसका कैमरा फ़ोटो को रियल दिखाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका मतलब कुछ और ही था? दीपांशु एक बार फिर बोलता है। हो सकता है वो कैमरा ही हॉन्टेड हो। दिव्यांशु बिना कुछ सोचे समझे अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक देता है और उसके कैमरे को अपने पैरों से कुचल देता है। वो ये करता ही है कि सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है और वो लोग देखते हैं कि वो लोग तो अपने ऑफिस के बाहर ही खड़े थे और वो अंदर जाते हैं और अपने कंप्यूटर्स को देखते हैं तो वो भी ठीक होते हैं। कंप्यूटर पर कोई भी कवर फोटो नहीं होता, यहाँ तक कि कहानियों की कवर फोटोज़ भी हट जाती हैं। अब वो लोग थोड़ी चैन की सांस लेते हैं और विजेता का नाम बाद में घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की फर्स्ट स्टोरी। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। अनु, देख तुझसे कोई मिलने आया है। अनु की मम्मी उसे आवाज़ लगाते हुए बोलती हैं। कौन है मम्मी? अनु बोली। खुद देख लो। क्या मम्मी, आप बता नहीं सकती कौन है? अनु अपने कमरे से बाहर आते हुए बोली। अनु गेट के पास गई और गेट खोला तो सामने खोलते हुए बोलती है। सौरभ, तुमने बोला था ना कल आना? सौरभ बोला। सौरभ, तुमको कहा था ना कि कल आना, लेकिन मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। जब मैं पढ़ लूँगी तो दे दूँगी। अनु बोली। तो तुमने अब तक नहीं पढ़ी? सौरभ बोला। कल दे दूँगी पक्का। ठीक है, सौरभ बोला। हाँ, कल आकर ले जाना। अगले दिन अनु किसी काम से अपनी दीदी के घर चली आती है और वो उस दिन अपने घर में वापस नहीं आती। शाम को फिर सौरभ अनु के घर जाता है, लेकिन उसकी मम्मी बता देती हैं कि अनु आज नहीं है, कल आना। सौरभ फिर वापस अपने घर लौट जाता है। अनु अगले दिन भी अपने घर नहीं आती। अगले दिन फिर शाम को 7 बजे डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही उसकी मम्मी गेट खोलती हैं। कौन है? अनु की मम्मी बोलती हैं और गेट खोल देती हैं। अनु है? सामने खड़ा शख्स पूछता है। नहीं, उसकी मम्मी कहती हैं। इससे पहले अनु की मम्मी कुछ और बोल पाती, उससे पहले ही उनके मुंह से चीख निकल जाती है और उनकी आंखें खुली रह जाती हैं, सांसें थम जाती हैं। सामने जो शख्स अभी खड़ा था, अब उसके सिर में से खून बह रहा था और उसका सिर फट चुका था और उसका एक हाथ भी टूटा हुआ था। आंखें एकदम रेड हो गई थी। उसे देखकर वो डर जाती हैं और कुछ बोल नहीं पाती। उनकी गेट पर ही हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है और वो जो गेट पर आया था वो वापस मुड़कर चला जाता है। सभी लोगों को लगता है कि उनको हार्ट अटैक आया है, इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन मृत्यु का असली कारण किसी को पता नहीं चलता। अनु के घर में उसकी मम्मी की मृत्यु की वजह से सभी परिवार वाले आए हुए थे। सभी लोग घर में ही थे। तो फिर एक बार फिर से गेट पे कोई आता है और इस बार गेट अनु की मामी खोलती हैं और जैसे ही वो गेट खोलती हैं वो शख्स पूछता है, अनु है? वो इससे पहले उसकी मामी कुछ बोल पाती, उनकी नज़र सामने खड़े शख्स पर जाती है और उसको देखते ही उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। उनके मुंह से भी चीख निकलती है, जिसे सुनकर बाकी लोग भी आ जाते हैं और जो गेट पर आया शख्स था वो चला जाता है। सब अनु की मामी से पूछते हैं कि क्या हुआ, बट वो कुछ बोल नहीं पाती और वहीं बेहोश होकर गिर जाती हैं। लेकिन उसके बाद अनु की मामी को कभी होश आता ही नहीं और वो कोमा में चली जाती हैं। किसी को यह समझ में नहीं आता कि उनकी ये दशा कैसे हो गई और उनको इतना बड़ा सदमा कैसे लग गया। अनु का परिवार अस्थियों को लेकर हरिद्वार गंगा में विसर्जन करने के लिए चले आते हैं। घर में कोई भी नहीं होता। एक बार फिर से वही शख्स अनु के घर पे आता है और गेट पर ताला लगा देख वापस जा रहा होता है कि सामने वाले घर की औरत बाहर निकल कर आती है और फिर उससे पूछती है कि वो कौन है और किसको देख रहे हैं। अनु है, शख्स वो बोलता है। वो तो हरिद्वार गए हैं, कल आना। इससे ज़्यादा वो औरत कुछ बोल पाती। एक दर्द भरी आवाज़ के साथ वो वहीं गिर जाती है। इसके बाद पूरे शहर में रोज़ कोई ना कोई मरने लगता है। किसी को भी समझ नहीं आता कि मृत्यु कैसे हो रही थी। मृत्यु का कारण सबका हार्ट अटैक ही था।
लेकिन सबको इतनी कंटिन्यूसली कैसे हार्ट अटैक आ सकता था? सभी लोग ये सोच रहे होते हैं और शाम को अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं और किसी के आने पे खोलते ही नहीं हैं। कुछ टाइम बाद अनु के परिवार वाले फिर घर आते हैं और शाम को एक बार फिर से डोरबेल बजती है। कौन है? इस बार अनु के पापा अंदर से ही पूछते हैं। अनु है? नहीं, वो अपनी फ्रेंड की शादी में गई है। अनु के पापा अंदर से ही बोलते हैं। वो शख्स वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद सीधा अनु की फ्रेंड के घर पहुँच जाता है। वहाँ वो एक औरत से पूछता है, अनु है? वो औरत कुछ बताती उसके पहले ही वो औरत उस शख्स की शक्ल देखती है। सामने खड़े शख्स का सर फटा हुआ था और हाथ टूटा हुआ था और उसके सिर से खून निकल रहा था। उसे देखते ही वो डर के मारे भागने लगती है और भागते भागते वो औरत घर से ही बाहर चली जाती है और बाहर जाते के साथ ही उसके सामने फिर वही शख्स आ जाता है, जिसको देखकर वो बहुत तेज चीखती है, लेकिन उसके बाद उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। वो शख्स उसके गले को दबा देता है और फिर उसको वहीं छोड़कर शादी वाली जगह चला जाता है। वहाँ जाकर वो एक लड़की से पूछता है, अनु है? अनु अंदर उस साइड उस कमरे में है। लड़की बिना उस शख्स की शक्ल देखे बोल देती है, लेकिन जब वो उसकी शक्ल देखती है वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। वो शख्स उसको भी गला दबाकर मार देता है और एक साइड में उसे फेंक देता है। अनु को ढूंढते ढूंढते वो उसकी फ्रेंड के कमरे में पहुंच जाता है। अनु अपनी फ्रेंड को तैयार कर रही थी, तभी गेट पर दस्तक होती है। कौन है? अनु बोलती है। अनु है? बाहर से आवाज़ आती है। हाँ, लेकिन आज अनु फ्री नहीं है, कल आना। अनु मजाक करते हुए बोलती है। उसको लगता है जैसे उसका कोई फ्रेंड होगा और उससे पूछ रहा होगा। वो शख्स वापस मुड़ जाता है और वहाँ से वापस चला जाता है। अगले दिन वो शख्स फिर आता है और अनु के दरवाजे की डोरबेल बजाता है। कौन है? अनु के पापा बोलते हैं। अनु है? बाहर से आवाज़ आती है। 1 मिनट ही बुलाता हूँ उसको। अनु के पापा अंदर से ही बोल देते हैं। अनु देखना बेटा, कोई आया है तेरे से मिलने। अनु के पापा बोलते हैं। अनु गेट खोलने से पहले पूछती है, कौन है? अनु, मैं सौरव। बाहर से आवाज़ आती है। अनु एकदम से डर से नीचे बैठ जाती है और अपना सिर पकड़ते हुए बड़बड़ाने लगती है। ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो गेट खोले और बाहर जाए। उसे अपनी फ्रेंड की बातें याद आती हैं कि उसकी फ्रेंड ने उसे बताया था कि सौरव मर चुका है एक रोड एक्सीडेंट में, और वो अगर मर गया है तो बाहर कैसे हो सकता है? क्या काम है? अनु डरते हुए बोलती है। बुक लेने आया था, तुमने बोला था ना कल आना। कल आना। अनु एक बार फिर से डरते डरते बोलती है। सौरव फिर वापस चला जाता है। अनु बाहर सुनने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, तो वो नीचे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि सौरव तो मर चुका है, फिर उसके गेट पर कौन था। वो बुक सेल्फ में जाकर वापस से उसकी बुक को ढूंढती है और उसे वो बुक मिल जाती है। फिर वो अपना फ़ोन निकालकर अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है। हेलो नेहा। अनु बोलती है। हाँ बोलो। नेहा, क्या सच में सौरव मर गया? हाँ सच में मर गया, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पहले ही बता देता मैंने तुम्हें। नेहा, वो मेरे घर आया था, अपनी बुक मांग रहा था जो मेरे पास रखी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो शायद अपनी बुक लेने ही वापस आ रहा है। उसके बाद अनु नेहा को बाद में कॉल करने का बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। क्या हुआ बेटा, कौन था और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? अनु के पापा उससे पूछते हैं। पापा, सौरव आया था बट उसकी मृत्यु हो चुकी है। मौत से पहले वो मेरे पास बुक मांगने आया था, लेकिन मैंने उसे बुक नहीं दी क्योंकि मैंने उसे पढ़ा नहीं था। मैंने उसको अगले दिन आने को बोला। फिर सुनने में आया कि उसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके सर में चोट आई थी और एक हाथ भी टूट गया था। अनु अपने पापा को सब बता देती है। अनु के पापा भी बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि अगले दिन क्या होगा। अनु के पापा अनु को बोलते हैं कि एक काम करो, कल उसको बुक दे ही दो। उसके आने से पहले ही वो बुक गेट के बाहर रख देना और अंदर से बोल देना बुक वहाँ पर रखी हुई है, वो ले ले और चला जाए। फिर देखते हैं उसके बाद वो आता है या नहीं। अगले दिन फिर वही शाम को 7 बजे डोरबेल बजती है और गेट के बाहर सौरभ खड़ा होता है। अनु के पापा और अनु डरते डरते बोलते हैं, बुक लेटर बॉक्स में रखी हुई है, लेकर चले जाओ। अनु डरते डरते कहती है। जब सौरभ चला जाता है तो अनु और उसके पापा एक ठंडी रात की सांस लेते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से 7 बजे डोरबेल बज जाती है। कौन है? मैं सौरभ। गेट के बाहर से सौरभ कहता है। फिर एक बार वही बाहर खड़ा था। अनु और उसके पापा बहुत डर जाते हैं। अनु एक बार फिर डरते डरते बोल देती है, कल आना।
अगले दिन अनु और उसके पापा मंदिर के बाबा के पास चले जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। वो अपनी बुक लेने आता है। अनु बोलती है, उस दिन क्या हुआ था? बाबा पूछते हैं। मेरे पास उसकी एक बुक थी, मैंने उसे वापस नहीं करी थी। उससे पहले ही वो एक रोड एक्सीडेंट में मर गया। मरने से पहले वो मेरे पास अपनी बुक लेने आया था और अब मरने के बाद भी आ रहा है। इसके बाद अनु सब कुछ बता देती है। उसको बुक चाहिए तो दे दो। हमने वो बुक कल दे दी, लेकिन वो फिर से आ जाया था। वो जब मरा था तो उसके दिमाग में ही रह गया कि मुझको कल अनु के घर में जाना है और बुक लेनी है, इसीलिए वो रोज़ तुम्हारे घर आता है। बाबा, अब इसका क्या उपाय है? कुछ तो उपाय बताइए। बाबा बोलते हैं, एक ही उपाय है। पहले तो उसकी बुक को ढूंढना होगा जो वो लेकर चला गया है। वो बुक उसके घर में ही होगी, लेकिन वो लेने दे, ये ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद उसको आग में जलाना होगा, वो भी सौरभ की किसी वस्तु के साथ जिसको वो पहनता हो। हमको ये काम उसकी गैर मौजूदगी में करना होगा। इसमें एक समस्या है, सौरभ का ही घर रहेगा वो, और वहाँ पर वो काफ़ी शक्तिशाली होगा, इसीलिए वो उस बुक को ढूंढने नहीं देगा। उसको बड़ी सावधानी से ढूंढना पड़ेगा और उसका ध्यान भटकाना पड़ेगा ताकि उसकी किताब को ढूंढा जा सके। फिर उस किताब को ढूंढने के बाद उसकी वस्तु को तुरंत जला देना होगा। इस काम के लिए वो लोग उसी रात को ठीक समझते हैं और ठीक 7 बजे से पहले ही सौरभ के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। 7 बजते ही वो उसके घर के अंदर चले जाते हैं और बुक को ढूंढने लगते हैं। सौरभ शाम को 7 बजे अनु के घर जाता था, तो इस वजह से शाम के 7 बजे वो उसके घर पहुंचते हैं और उसके घर में ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद अनु को वो बुक एक बुक शेल्फ में दिखाई देती है। अनु बुक को बाबा को दे देती है और उसके बाद वो लोग सौरभ के सामान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन घर में ऐसा कोई भी सामान अब उनको नहीं मिलता जो सौरभ पहनता हो। तभी अनु के पापा की नज़र टेबल के पास पड़ती है जहाँ पर एक वॉच थी। क्या ये वॉच सौरभ की है? अनु के पापा उससे पूछते हैं। हाँ, मैंने उसे देखा है कई बार उसे पहनते हुए। अनु बाबा और पापा की तरफ देखकर बोलती है। जैसे ही वो बुक और वॉच को लेकर बाहर जाते हैं जलाने के लिए, तभी जोर से आंधी चलने लगती है और सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। एक तेज गर्जना होती है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। सौरभ अपनी शक्ति से उस बुक और घड़ी को इधर उधर कर देता है। अनु उसको देखती है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती है। तुम मुझको यहाँ ख़त्म करने आ गई? पहले भी तुमने मेरी किताब नहीं दी और अब मेरे से वापस लेने आ गई। सौरभ अनु की तरफ देखता हुआ बोलता है। सौरभ अनु से बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से बाबा उस पर जल छिड़क देते हैं और सौरभ कुछ पल के लिए गायब हो जाता है। जल्दी से घड़ी और बुक को जलाओ, सौरभ कुछ टाइम के लिए नहीं आएगा। बाबा अनु की तरफ देखते हुए कहते हैं। हमारे पास टाइम कम है, फटाफट करो। अनु फटाफट से बुक और घड़ी को इकट्ठा करके उसमें आग लगा देती है। एक बहुत तेज गर्जना के साथ सब कुछ शांत हो जाता है और उस बुक की आग के धुएं के साथ एक परछाई खिड़की से बाहर चली जाती है। अनु और उसके पापा बाबा का धन्यवाद करते हैं और अपने घर चले आते हैं। उस दिन के बाद से उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। एम करते हैं 400 लाइक्स के लिए, इतना तो आपको पूरा करना ही चाहिए। और हाँ, मैंने कम्युनिटी पोल कर रखा है, जल्दी से जाकर उस पर वोट ज़रूर करिएगा ताकि मैं जान सकूं कि आपको मूवीज़ एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है या फिर नहीं। मैं अभिषेक, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।